नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम समझेंगे भारतीय बाजार या फिर विदेशी बाजार कहां पर है, निवेश के मौके अपार। इंटरनेशनल फंड में निवेश करने से पहले क्या रखें ध्यान, घरेलू बाजार में कहां पर मौके हैं, पोर्टफोलियो में आप देसी और विदेशी दोनों निवेश के फ्लेवर कैसे ऐड करें, इस पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ हैं आज ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ, और क्षितिज महाजन, सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। ऋषिकेश और क्षितिज, बहुत स्वागत है आप दोनों का मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि हर पोर्टफोलियो में एक घरेलू और इंटरनेशनल फ्लेवर होना बेहद ज़रूरी है। मैं सबसे पहले लेकिन अगर इंडियन मार्केट्स की अभी बात करूं ऋषिकेश, तो भारत की ग्रोथ स्टोरी को अगर हम समझें तो हम कह रहे हैं कि, और हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया बल्कि कह रही है कि भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको बल देते हैं, सपोर्ट करते हैं? जी नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जब हम इक्विटी मार्केट्स को देखते हैं, हमारा इंडिया मार्केट देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दो हिसाब से देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कैसे दिख रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जनरली लॉन्ग टर्म पे काफी अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखें तो सबसे पहले आता है जीडीपी। अगर हम देखें, इंडिया आज की तारीख में सबसे हाईएस्ट है 6.8% पे। उसके बाद चाइना आता है एट 4.5%, यूरोप आता है 0.9%, यूएस आता है 2.7% पे, और पूरी दुनिया का हम देखें तो एवरेज आता है 3.2%। तो 3.2% के मुकाबले इंडिया जीडीपी जो है, मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर जो मेजरली डिटरमाइन करता है, वो काफी आगे है 6.8% पे। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर आप देखो तो 20 साल का डेटा अगर इन्फ्लेशन इंडिया का देखे तो करीबन 6.6% रहा है। उसके मुकाबले अभी इन्फ्लेशन हमारा 4.8% पे चल रहा है। जो महंगाई है वो काफी हद तक नीचे आ चुकी है। दूसरी चीज है यूएस का। अगर इन्फ्लेशन देखे तो यूएस का इन्फ्लेशन उनका टारगेट करीबन 2% है, और 20 साल का डेटा देखे तो 1.9% का उनका एवरेज इन्फ्लेशन रहा है। तो उस मुकाबले वो फिलहाल थोड़ा आगे है 2.6% पे इन्फ्लेशन पे। और इन्फ्लेशन के साथ ही आता है ब्याज दरें या इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल यूएस के काफी हाई है। अगर यील्ड्स देखें हम तो करीबन 4.5% पे है एज अगेंस्ट हिस्टोरिक डेटा ऑफ 2.91%। इंडिया उसके मुकाबले एवरेज के इर्द गिर्द ही है। करंट 10 ईयर जीसे की यील्ड देखो आप तो करीबन 7% का जीसे की यील्ड है एज अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 7.5%। जीएसटी भी काफी अच्छा इनफ्लो आ रहा है, करीबन 12% का ग्रोथ जीएसटी में देखा है हमने। ये दिखाता है कि कंजम्पशन पैटर्न काफी अच्छा चल रहा है इंडिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये 4-5 चीजें अगर देखो, फिस्कल डेफिसिट देखो तो 5.8% था, 5.1% पे आते हुए दिख रहा है, वो भी नैरो होते हुए दिख रहा है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हम कहते हैं कि इंडिया स्टोरी जो है वो काफी प्रॉमिसिंग लगती है आज की तारीख में इन कंपैरिजन वेस्टर्न वर्ल्ड या विदेश देखे हम, जैसे यूएस, यूके, यूरोप, इनके मुकाबले इंडिया काफी स्ट्रांग दिखाई देता है मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स पे। शॉर्ट टर्म पे देखा जाए तो वैल्यूएशंस और अर्निंग्स भी काफी प्रॉमिसिंग लगती है। तो इस हिसाब से इंडिया स्टोरी काफी प्रॉमिसिंग लगती है आज की तारीख में इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, और जो फैसले भी लिए जा रहे हैं, जो रिफॉर्म मेजरमेंट्स हैं, वो उसकी तरफ इशारा भी करते हैं। मैं क्षितिज आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की या इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी की बात करते हैं, पिछले कुछ समय में उनका परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू घरेलू बाजार, भारतीय बाजार कैसा रहा है? क्योंकि बीच में एक ऐसा समय आया था, मैं पिछले साल या 1-2 साल पहले की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल फंड्स में काफ़ी नेगेटिव रिटर्न मिल रहा था, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, लोगों के कई जो पोर्टफोलियोज, इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज थे भारतीय निवेशकों के, वो माइनस में जा रहे थे। अभी क्या स्थिति है? नमस्ते स्वाति, नमस्ते ऋषिकेश भाई। बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव सेट किया आपने, बताया इंडिया के बारे में। कमिंग टू द इंटरनेशनल मार्केट स्वाति, इफ यू एक्चुअली सी जिस तरह से परफॉर्मेंस आज से 2 साल पहले, आपने बिल्कुल सही कहा, जब यूएस में इन्फ्लेशन का इशू आया सारा का सारा, और ये रशिया यूक्रेन वॉर का स्ट्रेस आया, उस समय मार्केट्स वहाँ पे आपका अनवाइंड होनी शुरू हुई, और वहाँ पे आप
हमने देखा भी दैट बिकॉज जो फ्रीबीज 2020 में 21 में बढ़े थे यूएस में, उस कारण से एक इन्फ्लेशनरी पूरा एनवायरमेंट आपका सेट हुआ। रही बात फंड्स की, उस समय ऑब्वियसली जो फंड्स ट्रेवल कर रहे थे, अभी लास्ट 1 ईयर में मोस्ट ऑफ द फंड्स हैव कम अप द कर्व, मार्केट ने अच्छा किया है। बट आपको इसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है उसने 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 ओके किया है, बट जो एआई लेड कंपनीज हैं या जो टेक लेड कंपनीज हैं, उन्होंने काफी अच्छा किया है। सो बहुत बहुत इसमें वेरिएशन मिलेगा आपको। जैसे अगर आप बात करते हैं यूएस S&P 500 की मार्केट की, जो टॉप 500 कंपनीज हैं ओवरऑल, उनकी अगर बात करते हैं तो उसमें एक साल का रिटर्न आपको 22-23% ही मिलेगा। 3 साल का कंपाउंडिंग 9%, 8.7 के आसपास है। तो वहीं आप बैंक की बात करते हैं, जो टॉप कंपनीज है, या नैस्डैक की बात करते हैं, वहां पे एक साल में आपको वेरिएशन मिलेगा बिटवीन 36 से 72। मतलब टॉप कंपनीज ने और अच्छा किया है, जो आईटी कंपनीज ने की मैं बात करूं, ये जो नैस्डैक 100 है जिसमें टॉप आपकी आईटी कंपनीज है, उसमें तो 32% का एक साल का रिटर्न है, और 3 साल का रिटर्न, बिकॉज ऑब्वियसली आपका एक साल का रिटर्न अच्छा आ गया, तो वो 17 से 26% के बीच के ब्रैकेट में वो वेरिएशन भी है, जो आईटी लेड आपका ये रैली है। जो ऑफ लेट रैली मैं बोलूंगा, अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मोर ऑफ आईटी, क्योंकि एआई लेड है। जो कंपनीज एआई में है या चिप मेकिंग है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छा किया है। सो आई थिंक मार्केट में हमेशा ऐसा होता ही है दैट आपका एक यूनिवर्सल ट्रेंड नहीं चलता है, समटाइम इट्स अप एंड समटाइम इट्स डाउन, पर इवेंचुअली अगर आप बने हुए अच्छे बिजनेस में तो अच्छा करते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया है, जैसे मैंने बताया 9% के करीब 3 साल का रिटर्न है, 13% के करीब 5 साल का रिटर्न है, तो वो इतना अच्छा नहीं करा है। बट यस, आपका आईटी लेड, स्पेशली एआई लेड सेक्ट ने बहुत अच्छा किया है वहाँ पे, इन फंड्स ने इनका परफॉर्मेंस जो है रिमार्केबल है। विजन इज इंडिया, जहाँ पे इंडिया में आप देख रहे हो मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, उसके बिल्कुल कंपैरेटिव आप देख सकते हैं पिछले एक साल में रिबाउंड हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो एक जो गैप्स हैं हम कह सकते हैं ऋषिकेश, इंडियन मार्केट, क्या इन गैप्स को फिल हम थ्रू इंटरनेशनल बाजार कर सकते हैं? जैसा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपोजर्स हैं जो बाहर की बाजार से हमें मिल सकते हैं, कुछ जैसा जिक्र भी किया आज क्षितिज ने। हालांकि इंडिया में वो उभरते हुए सेक्टर ज़रूर है, जैसे एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ये तो जो तमाम है इंडिया में है, उनका स्कोप और बढ़ने का है। पर ऑलरेडी अगर एक इस्टेब्लिश्ड आपको एक फॉर्मेशन में इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ ऐसे सेक्टर्स में एक्सपोजर के लिए देखना चाहिए? स्वाति जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो निवेशक है, उन्होंने फिलहाल तो इंडिया मार्केट पे फोकस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज हर तरीके से आती है, हर जगह से आती है, लेकिन हमको ये देखना है जो इजीली अवेलेबल मार्केट है, जो इजीली रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है। इंडिया का मार्केट जो है वो इमर्जिंग मार्केट है, तो उसमें क्या पोटेंशियल है। अगर आप देखो इंडिया के मार्केट की ही अर्निंग्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है या मुनाफा जो होता है, वो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, इन तीनों का अगर आप देखो तो वो करीबन 10% से ऊपर होता है। निफ्टी, केवल निफ्टी ही 16% का ग्रोथ दिखा रही है अगले साल के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका लक्ष्य 14-15% रिटर्न बनाना है, क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि ये हमेशा केंद्रित रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हमारा लक्ष्य 14-15% कमाना है? और अगर यही 14-15% हमारे इंडियन मार्केट में बनता है, तो हमको वेंचर आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। फेरा आता है, फेमा आता है, फिर डॉलर डिप्रिसिएशन, रुपी डिप्रिसिएशन आता है, डॉलर अप्रिसिएशन आता है, ये काफी सारी चीजें बीच में आती है। मामला सिंपल और सीधा अगर रखे, और वो आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेके जाने की गुंजाइश बहुत आगे रखता है। प्रोबेबिलिटी, जैसे हम मैथमेटिकली कहते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी उससे बहुत आती है 14-15% बनाने की, तो मेरे हिसाब से विदेशी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। इंडिया मार्केट काफी सेल्फ सस्टेनिंग है, वो 14-15% करवा। आपका कहने का मतलब, अगर आपका एक डिजायर्ड जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो आपको भारतीय बाजार से ही मिल रहा है, तो शायद अभी जरूरी नहीं कि आप वेंचर आउट करें, मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ देखें। लेकिन इसमें एक जो कैच रहा है क्षितिज पिछले कुछ समय में, वो ये भी रहा है कि एक लिमिट सेट है
7 लाख रुपए की। दूसरा वो तो LRS के थ्रू है। दूसरा ये है कि बहुत सारे जो AMCs भी हैं उन्होंने अपने इंटरनेशनल फंड्स में निवेश लेना अभी फिलहाल रोक दिया है, चाहे वो SIP हो चाहे लमसम हो। तो जो एक जरिया भी है निवेश करने का इनटू इंटरनेशनल फंड्स या फंड ऑफ फंड्स, वो अभी निवेशकों के लिए सीमित है। तो ये जो एक एवेन्यू है, अगर मानिए कोई थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी चाहता है अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स का, तो उनके लिए क्या सीमित होने की वजह से आपको एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, या फिर थोड़ा इंतजार करें, थोड़ा रुके, जो अभी मौजूदा निवेश है उसी को जारी रखें? तो स्वाति, देखिए, बिल्कुल एक चीज़ तो सही है दैट आज इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी है दैट जो आप गोल अपने लिए सेट करना चाहते हो 13-14% का, वो आप अचीव कर सकते हो अगर आपके पास सही फंड और सही समय हो तो। बट जब इंटरनेशनल फंड इन्वेस्टमेंट की बात होती है या इंटरनेशनल स्टॉक्स की बात होती है, तो वो एक आप करेंसी रिस्क हो गया, कंट्री रिस्क हो गया, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेते हो। उसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे आपने अगर LRS के थ्रू पैसा अगर ट्रांसफर किया है और इन्वेस्ट किया है, तो उसमें तो आपका वो डॉलर मनी ही गया है, और वो आपको अगर वहीं पे यूज़ करना है तो नथिंग लाइक इट। भाई लेट्स से आप प्लान कर रहे हो, आपकी किड की एजुकेशन है कुछ टाइम के बाद, आप कह रहे हो कि उसको US में ही पढ़ना है या किसी और कंट्री में पढ़ना है, तो आपने वो एक्सपोजर ले लिया। बट यस, वो एक्सपोजर लिमिटेड होना चाहिए। आज हमारे साथ फंड्स में इशू आ गया बिकॉज RBI ने एक लिमिट टैग हुई हुई है और काफ़ी फंड्स ने वो अपनी लिमिट पूरी कर ली है। तो आपके पास जो अवेलेबल एवेन्यूज हैं फंड्स के थ्रू, वो थोड़े कम है। जैसे कुछ फंड्स में सिप अलाउ है, कुछ में सिप और लमसम दोनों अलाउ नहीं है, कुछ में दोनों चीज़ें अलाउ है। तो एवेन्यू जो पहले आते 2-2.5 साल 3 साल पहले बहुत ज़्यादा थे एवेन्यूज थे, वो अब आज की डेट में लिमिटेड है। तो इंडेक्स फंड की जैसे मैं बात करूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड एवेन्यूज हैं। सिर्फ एक मोतीलाल का नैस्डैक है जहाँ पे सिप अलाउ है, बाकी हर जगह आपका लमसम इन्वेस्टमेंट और सिप दोनों ही बंद है। बट येस, डाइवर्सिफाइड जो पोर्टफोलियो है इंटरनेशनल, चाहे वो एडलवाइस का हो या फ्रैंकलिन का हो या ICICI का हो या SBI का हो, वहाँ पे आपका लमसम और सिप अलाउ है। और वो आप इंडियन म्यूचुअल फंड के थ्रू ही अपने डोमेस्टिक रेजिडेंट, जैसे आप, मैं हैं, ऋषिकेश भाई हैं, हम तीनों भी एक नॉर्मल RIA की तरह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। सो वो एवेन्यूज आपके लिए आज भी ओपन है। और वहाँ पे मुझे लगता है अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे सेक्टर और कंपनीज हैं, जैसे आपने खुद बोला अभी 5 मिनट पहले, जो अभी इवॉल्विंग है इंडिया में और अभी आने में टाइम लगेगा। चाहे वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो AI एनेबल्ड कुछ एप्लीकेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज है जो हमारे एंड पे अभी टाइम लगेगा उनको आने में। तो उनके एक्सपोजर के लिए आप कुछ बिजनेसेस देख सकते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जहाँ म्यूचुअल फंड्स में जो इंटरनेशनल फंड्स है उसमें आपको वो एक्सपोजर भी मिलता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड हेज इन टर्म्स ऑफ आप कंट्री रिस्क। ऑब्वियसली इंडिया इज डूइंग गुड, बट देन यू टेक अ एक्सपोजर इन फॉरेन मार्केट आप लेते हैं, और साथ में आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स मिलते हैं जो इंडिया स्पेसिफिक अभी अवेलेबल मार्केट में नहीं है। ऋषिकेश, अब भारतीय बाजार में निवेश करना है, एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होना जरूरी है अक्रॉस एसेट क्लास, अक्रॉस मार्केट कैप। क्या रहना चाहिए अभी, किन बातों का ध्यान में रखते हुए किसी को भारतीय बाजार में निवेश रखना चाहिए? जी स्वाति जी, अगर आपका लक्ष्य 12-13% रिटर्न बनाना है, तो आपने एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए इक्विटी और डेट में। इक्विटी और डेट क्योंकि उनमें कोरिलेशन काफ़ी कम होता है, तो एक प्लान ए इक्विटी प्लान ए होता है और डेट जो होता है वो प्लान बी होता है। 80% करीबन इक्विटी में रखना चाहिए, 20% डेट में रखना चाहिए। इक्विटी में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता है, तो उसमें 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप में रखना चाहिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग ना करे मार्केट का, पर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस सेट आउट करे निवेश करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते रहे साल दर साल। अगर ये 4-5 चीज़ें आप करते रहो, तो 12-13% ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपका लक्ष्य 12-13% है, ये 3-4 चीज़ें करोगे तो बहुत अच्छा होता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफाइड होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, तो 500-600 फंड्स, अभी 500 करीबन फंड्स अवेलेबल है। सो उसमें से 10-12 फंड्स लेने चाहिए अक्रॉस मार्केट कैप्स। लार्ज कैप जैसे मैंने कहा 50%, मिड कैप 30% और स्मॉल कैप 20%। तो ये करना बहुत जरूरी है। ओके, तो एक भारतीय बाजार में निवेश का एक प्लान सेट आउट कर लिया ऋषिकेश ने आपके लिए। क्षितिज, क्योंकि आप कुछ इंटरनेशनल निवेश के हिमायती लग रहे हैं,
इसलिए ये बताइए कि क्योंकि जोखिम भी होता है, करेंसी रिस्क भी है, कंट्री रिस्क भी है, जो इंटरनेशनल बाजार है उसके उतार चढ़ाव का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्टॉक पर, उसको क्लोजली ट्रैक करना भी बेहद ज़रूरी है। जोखिम कैसे हैं जिसको पहचानना ज़रूरी है, और कितनी जगह दी जाए एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को किसी के पोर्टफोलियो में? स्वाति, जोखिम देखिए, सबसे बड़ा जोखिम यही है कि जब आप पीक ऑफ द मार्केट में या फिर पीक ऑफ द साइकिल पे किसी, अगर आपने साइक्लिकल फंड में बेट ली है, उसमें आप आ रहे हैं। सो सबसे बड़ा, आपको जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, आपको स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट करनी है। दे शुड नॉट बी एनी हरी। तो आप स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी उस इन्वेस्टमेंट को किसी गोल से अलाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक आपका जो रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। सेकंड जो रिस्क है वो है अपना करेंसी डिप्रिसिएशन रिस्क, जो रुपी वर्सेस डॉलर है, जो क्वेश्चन मुझे प्ले आउट होती है इस साल नहीं लगती है, कम से कम बिकॉज हमारा जो बॉन्ड इंडेक्स में जो इंडियन बॉन्ड इंक्लूड हुआ है, उससे कोई 28 से 30,000 करोड़ के करीब आपको इंडिया में आपको पैसा फ्लो आएगा, इंडियन बॉन्ड मार्केट में आएगा। 30 बिलियन के आसपास आएगा फ्लो जो आएगा, सॉरी 30 बिलियन यूएसडी आएगा। तो उससे क्या होगा, करेंसी आपका काफी स्टेबल होगा। तो चांसेस फॉर डिप्रिसिएशन इस साल बहुत कम है। और दूसरा, ऑब्वियसली हम ज्यादा अप्रिशिएट नहीं इसलिए कराना चाहते हैं, जो एक टैक्टिकली इंडिया अपने एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो उस पर हमारा फोकस है। बट येस, एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, जहां करेंसी स्टेबल नहीं होती, तो वो एक डिप्रिसिएशन रिस्क होता है आपका। तीसरा जो एक रिस्क आपका है कि हमारे को इंडिया, मतलब अगर आप खुद करना चाहते हैं स्टॉक्स, तो आपको इंडिया ज्यादा करना चाहिए। अगर आप उसमें भी आप डेली बेसिस पे अगर आप इन्वॉल्व हैं तभी करें। अगर आप यूएस कर रहे हैं, जो एक दूसरी कंट्री है, कोई और कंट्री कर रहे हैं, तो आप एक स्टॉक रूट ना लेके एक फंड रूट लें, वो बेटर रहेगा। चाहे इस समय ऑप्शंस कम है, पर अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम एक भेड़चाल में हम, जैसे हर कोई बंदा मीडिया या बाकी स्टॉक्स की बात कर रहा है, आप ले तो लेंगे पर एग्जिट पॉइंट्स नहीं पता चल पाएगा, या हम कई बार उसका प्राइस ज्यादा, प्रीमियम ज्यादा पे कर देंगे। तो आई थिंक उस चीज को अवॉइड करना चाहिए अगर आप इन्वॉल्व नहीं है ट्रैकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो ये 3 मेजर रिस्क है। एलोकेशन की बात जब करते हैं, तो मुझे लगता है 8 to 10% ऑन फॉर एनी पोर्टफोलियो, इफ दे रियली वांट टू हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर। एंड मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर रिटर्न बेटर करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किसी को बोल रहा हूँ, किसी को लेना है तो देन दे शुड लुक एट कि वो एक कंट्री रिस्क अवॉइड करते हैं, करेंसी रिस्क अवॉइड करते हैं, इसलिए एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और कुछ ऐसे सेक्टर जो इंडिया में नहीं अवेलेबल है, उसका एक्सपोजर आपको मिलता है। अदरवाइज इंडिया एक बहुत प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है, हर जगह इंडिया की बात हो रही है, और बहुत वेल पॉइज्ड है हम आगे एक अच्छे मार्केट की रैली को देखने के लिए। बिल्कुल। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं अगर आप एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। पर एक नए इन्वेस्टर के लिए ऋषिकेश, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा आपने कहा कि वेंचर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर जैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, पराग पारिक फॉर एग्जांपल, उसका इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। क्या कुछ ऐसे फंड्स एक्सप्लोर किए जा सकते हैं जो थोड़ा सॉफ्ट एक्सपोजर आपको दे टू इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग? कई बार ऐसे होता है कि अंग्रेजी में एक टर्म है फोमो करके, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ पे लगता है कि हमने कई रैली मिस तो ना कर दी। अगर यूएस में कुछ अच्छा चल रहा है तो कई बार हम इसके शिकार हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम विदेशी मार्केट्स में निवेश करें। जैसे बीच में आया था फैंग स्टॉक्स करके, वो काफ़ी अच्छा कर गए थे कोविड के ज़माने में, उसके बाद थोड़ा उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए या थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो जैसे क्षितिज जी ने कहा 5% या 10% ले सकते हैं। लेकिन मैं उनसे सहमत हूँ कि आप रूट जो अपनाओगे तो फंड वाला रूट अपनाओ, स्टॉक्स वाला रूट ना अपनाओ। तो अगर आप फंड वाले रूट से जाओगे तो क्योंकि फंड मैनेजर्स जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले, उनका वेयरविदॉल या उनकी समझ जो होती है स्टॉक्स की, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप फंड के रूट से अगर निवेश करो तो फायदा होगा, लेकिन 5% या 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर करना ही है तो फंड के द्वारा जाना चाहिए। ओके, तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप इंटरनेशनल बाजार में
इन्वेस्ट करें। एक बड़ा हिस्सा पोर्टफोलियो का ना रखें। किसी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 से 15% तक आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 15% जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और किसी भी तरीके के फोमो मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार नहीं हुई है, क्योंकि जैसा दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बताया कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी इतनी स्ट्रांग है। नंबर्स बताते हैं, हम क्या कह रहे हैं, नंबर्स बताते हैं ये, जिसके बलबूते आप अपना एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो भारत में रहते हुए भारतीय बाजार में निवेश करके हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद करेंगे ऋषिकेश और क्षितिज आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। देखते रहिए जी बिजनेस।